हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईसा क्लासेस। तो अपना पाठ चल रहा था क्या, कब, कहाँ और कैसे, कक्षा 6 का पहला पाठ। ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। देखिए, अपन ने ये पढ़ लिया था कि ये जो अभिलेख आपको दिख रहा है, ये किसने, ये किसका है? ये अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था और ये अशोक का अभिलेख है। ठीक है, इसमें बहुत सारे शासक अपने आदेशों, इन्होंने अपने आदेशों को लिखवाया ताकि लोग अपने पढ़ सके, देख सके, उनका पालन कर सके। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन आगे की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, क्या आप बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने की क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? तो इसके अतिरिक्त देखिए, कठोर सतह पर लेख लिखवाने क्या लाभ है कि ये स्थायी हो जाते थे। लेकिन खुदवाने में कठिनाई आती थी, उनको खोदना बहुत मुश्किल है, मतलब एक एक अक्षर को खोद खोद के लिखना बहुत सारी कठिनाई आती थी। अब देखिए, समय भी ज़्यादा लगता था। अब देखिए, समझिए, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी अभिलेखों के अलावा। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जो पुराने समय की जो वस्तुएं थी, जो जैसे अभिलेख है, बाकी बहुत सारी चीज़ें थी पुराने समय की, उन सभी चीज़ों का जो अध्ययन करता है व्यक्ति, उसको अपन पुरातत्वविद कहते हैं। पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद क्या करते हैं कि पत्थर और ईंट से जो बनी इमारतें होती है, इमारतों के अवशेष या चित्रों तथा मूर्तियाँ होती है, उनका अध्ययन करते हैं। उनको अपन पुरातत्वविद कहते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा खुदाई करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। ये जो जमीन के अंदर से मिलते हैं, पत्थर, धातु, पक्की मिट्टी, ये आसानी से नष्ट नहीं होते। तो ये बहुत समय तक वही ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं। और पुराने समय जब ज़मीन के अंदर उथल पुथल से दब गए होंगे किसी कारणवश, तो आज हमें वो वापस ज़मीन के अंदर से निकलते दिखते हैं। और आज हम उन चीज़ों का अध्ययन करके पता लगा सकते हैं ये कितने पुराने हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं। ये अपन ने देखा, इधर देखिए, तो ये लिए भाई एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये वाला देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाई एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से एक सिक्का कैसे भिन्न है? देखिए कैसा सिक्का है ये, 4 कोनों वाला। ठीक है, चौकोर सिक्का है। तो अपने सिक्के तो गोल होते हैं। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं। अब पुरातत्वविद क्या करते थे? जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। आपको पता है, जैसे पत्ता है, फिर और चीज़ें बहुत सारी, जैसे लकड़ी, जो टहनी वगैरह या जो भी जड़ वगैरह, जो भी चीज़ें ज़मीन के ऊपर पड़ी रहती है, तो उनके अवशेष बच नहीं पाते, वो सारे नष्ट हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं सारे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते। अगर ये जल जाते तो वो जले हुए रूप में बचे रहते, क्योंकि उनका वो नष्ट नहीं होते उसके बाद। ठीक है, जले हुए रूप में बच जाते, बाकी बच नहीं पाते। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? देखिए, पांडुलिपियां जो हाथों से लिखे गए लेख होते हैं, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जितनी भी जानकारी होती है उनको बोलते हैं अपन स्रोत। ठीक है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत का अध्ययन करने वाले को अपन क्या कहते हैं? इतिहासकार। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अगर अपने को कोई पहले के टाइम का कुछ मिल जाए, जैसे किताब है, कुछ भी जैसे अभिलेख वगैरह मिल जाए, तो उनका जब अपन अध्ययन करते हैं तो अपने को बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी वहाँ से प्राप्त होती है, और अपने को वो पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं कि अतीत में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हम जैसे कड़ी से कड़ी मिलाते जाते तो हमें पता चल जाता पूरा घटनाक्रम के बारे में, वो पता चल जाता है। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है
जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। वो एक एक सुराग को उठाते रहते हैं और कहानी गढ़ते रहते हैं और एक एक सुराग से वो कड़ी से कड़ी यानी लिंक बाय लिंक जोड़ते जाते हैं और वो पता कर लेते हैं कि पिछले टाइम में क्या हुआ था, इस सन से इस सन के बीच में क्या घटना घटित हुई थी। उन्हें अपन इतिहासकार कहते हैं। ठीक है। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? या अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा हमारे अतीत, इसने बोला ना, हमारा अतीत नहीं बोला, हमारे अतीत बोला। हमारे अतीत का मतलब बहुवचन के रूप में ये प्रयोग हुआ है। तब देखिए, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अतीत अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पे अतीत को एज मतलब प्लूरल के रूप में यूज किया गया है। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। उनका अतीत अलग अलग होगा। पशुपालक जो कृषक है उनका जीवन अतीत अलग होगा, और राजा तथा रानियाँ है उनका जीवन अलग होगा, व्यापारियों का जीवन अलग होगा, शिल्पकारों का जीवन अलग होगा। यानी उन सब का अपना अलग अलग अतीत होता है। जैसा कि आज हम देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके, अंडमान निकोबार द्वीप है वहाँ पे अधिकांश लोग आज भी मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार करते हैं तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। अंडमान निकोबार में रहने वाले मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, फल फूल खाते हैं, लेकिन आज जो शहर में रहते हैं वो दूसरे लोगों पर निर्भर कैसे करते हैं कि वो नौकरी करते हैं, वहाँ से उनको पैसा मिलता है और वो अपना भोजन का जुगाड़ करते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी है, मछुआरे है, संग्राहक है, कृषक है, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। हमको राजा और शासकों के बारे में तो बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कहीं ना कहीं लिखाया है, अभिलेखों में लिखा है, उन लोगों ने लिखवाया है, खुदवाया है। लेकिन जो आम पब्लिक थी, आम जो लोग थे, शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक, इनके बारे में हमें अभी भी जानकारी कम मिलती है, क्योंकि इनके बारे में कहीं लिखा नहीं गया है। उनके बारे में जो ज़मीन से जो खुदाई के रूप में जो बाहर निकले उनसे अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनके बारे में कहीं लिखा नहीं गया। तो इनके बारे में अपने को जानकारी थोड़ी कम प्राप्त होती है। देखिए आगे, तिथियों का मतलब क्या होता है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 का मतलब है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, वहाँ से 2000 साल बाद, इसका मतलब ये होता है। ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी को माना गया, 1 ईस्वी, ठीक है, 1, तो यहाँ से 2000 साल बाद 2000, ठीक है। तो अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के रूप में जानी जाती थी, ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती थी। तो सभी तिथियाँ ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती। इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के, भाई ईसा मसीह का जन्म हुआ ऐसा तो नहीं है कि ईसा मसीह के जन्म से ही दुनिया स्टार्ट हुई है, ऐसा नहीं है भाई। ईसा मसीह के जन्म से भी हज़ारों साल पहले दुनिया थी, दुनिया में अस्तित्व थे, लोग थे। ईसा मसीह का जन्म तो अभी 2300 साल पहले ही हुआ है। हाँ, 2300 साल, क्योंकि 2300 साल भी नहीं है, 2000 साल पहले, ठीक है। 2023 चल रहा ना, 2023 चल रहा है, तो 2023 साल पहले हुआ है, ठीक है। तो इसके पहले भी दुनिया थी, 4000, 5000, 6000, 8000, 10,000, 1 लाख वर्ष पहले। देखिए आगे,